नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हमारी खास पेशकश में। खात्मे का काउंटडाउन। खात्मा किसका? नक्सलवाद का खात्मा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ये डेडलाइन दी थी कि 31 मार्च 2026 यानी कि ठीक 2 दिन बाद भारत से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। बस्तर संभाग के नारायणपुर जिले का माड़ इलाका नक्सलियों का सबसे मजबूत इलाका माना जाता था। दुर्दांत नक्सलियों की ये महफूज पनाहगाह थी। नक्सलियों के सबसे मजबूत किला माने जाने वाले नारायणपुर जिले से नक्सल मुक्त करना इतना आसान नहीं था। नक्सलियों के साम्राज्य को खत्म करने में 35 साल लग गए। कभी छत्तीसगढ़ की रक्तिम पहचान बने नक्सली और उनकी विचारधारा अब अंतिम सांसें गिन रही है। अब यह इलाका नक्सल मुक्ति की ओर बढ़ चुका है। यह बदलाव जवानों के बलिदान का परिणाम है। ये वक्त उन शहीदों को नमन करने का है जिन्होंने अपना जीवन न्योछावर कर दिया ताकि हम ये दिन देख सकें। कौन सा दिन? कौन सा दिन देखने की बात हो रही है? नारायणपुर, नक्सल मुक्त नारायणपुर। जब हम लोकल आबादी के लिए बात करते हैं, वो दंश वहां के आदिवासियों ने, वहां के रहवासियों ने झेला है। जब आए दिन नक्सली घटनाओं में ग्रामीणों की मौत हो जाती थी, नक्सली मुखबिरी का आरोप लगा करके मासूम ग्रामीणों की हत्या कर देते थे। और यह अब इतिहास बनने वाला है। ये सब कुछ नक्सलियों की जो हिंसा थी वो अब इतिहास बनने जा रही है। ये देखिए, आज 29 तारीख है। 31 मार्च की वो तारीख, और पूरे देश से नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन अभी हम खास बात कर रहे हैं नारायणपुर की। दुर्दांत नक्सलियों की सुरक्षित पनागाह रहा है ये नारायणपुर। 35 साल लग गए इस साम्राज्य को तोड़ने में। 35 साल। जरा सोच करके देखिए, कितने ही जवान शहीद हुए। अपने परिवार की परवाह नहीं की, खुद की परवाह नहीं की, और परवाह की तो सिर्फ भारत मां की, वहां के लोगों की। और ये भारत मां के वीर सपूत शहीद हो गए नक्सलियों से लड़ते लड़ते। नक्सलियों की माड़ में जाकर उनका सफाया किया जवानों ने। मैं आपको बता रहा हूं कि 35 साल में टूटा है ये जो नक्सलियों का किला था। जो सबसे सुरक्षित जगहें हैं उनमें से एक था नारायणपुर नक्सलियों के लिए। जड़ें मजबूत थी नक्सलियों की। लेकिन जो प्रयास सरकारों ने किया और जवानों ने जो प्रयास किया, वो सब कुछ आज रंग ला रहा है। ये पुनर्वास योजना के तहत जो नक्सली मुख्यधारा में लौटते हैं, वो तस्वीरें हैं। ये जो तस्वीर है, ये हथियारों की तस्वीर है। ये तस्वीरें भी जब्त की गई। जरा सोच करके देखिए कि ये इतनी मात्रा में ये हथियार हैं। अगर नक्सली अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते तो कितनी बड़ी घटना घट सकती थी, और पता नहीं कितने मासूमों की बलि चढ़ जाती। लेकिन सरकार के प्रयास और जवानों का दृढ़ संकल्प आज हमें ये दिन दिखा रहा है। ये देखिए, हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको चीजें समझाने की कोशिश करते हैं। तो 35 साल लग गए नक्सलियों का किला तोड़ने में। नक्सलियों के माड़ डिवीजन का अंत हो चुका है। 149 जवानों ने सर्वोच्च कुर्बानी दी है। जरा सोच करके देखिए, 149। 95 स्थानीय पुलिस जवान शहीद हुए इस ऑपरेशन में। 46 सीआरपीएफ जवानों का बलिदान। 8 आईटीबीपी कर्मी भी शहीद हुए। इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स जो होती है वो। अबुझमाड़ नक्सलियों का महफूज गढ़ माना जाता था कभी। दंडकारण्य थी नक्सलियों की पनाहगाह, यानी कि ये एक सुरक्षित जगह थी। बाहरी लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित था। स्थानीय लोगों की भी यहां जांच होती थी। नक्सली, आप इसको ऐसे समझिए कि पैरेलल गवर्नमेंट चलाते थे नक्सली। नक्सलियों के चेकपोस्ट सक्रिय थे। यहां पर हर गतिविधि पर नक्सलियों की निगरानी रहती थी। घने जंगल पहाड़ इनकी ढाल बनते थे।
यानी कि ये एक जंगलों में छुप के रहते थे। सुरक्षा बलों ने लेकिन तस्वीर बदल दी। कठिन परिस्थितियों में, विपरीत परिस्थितियों में अभियान चलाया। ये देखिए 2010 में 27 जवानों की शहादत हुई। 2017 में इरपानार मुठभेड़ में बलिदान। 2018 200 नक्सलियों से मुठभेड़ हुई। 2021 आईईडी ब्लास्ट में 5 जवान शहीद हो गए। तो संवाददाता इमरान खान हमारे साथ में है और इमरान खान ने सारी चीजें बहुत नजदीक से देखी है। हर रिपोर्टिंग उन्होंने की है, हर चीज हमको उन्होंने बताई। जब भी कोई बड़ा हमला होता था तो वो सीधा वहां पर पहुंच जाते थे और वो वहां से रिपोर्ट करते थे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके हर रिपोर्ट वो हम तक पहुंचाते थे, खबर हम तक पहुंचाते थे। और इमरान फिलहाल हमारे साथ में है और इमरान से जानेंगे। इमरान देखिए 35 साल लग गए इमरान ये जो किला है, नक्सलियों का महफूज किला है, उसको तोड़ने में। आपने सारी चीजें करीब से देखी है और आंकड़ों में तो हमने बताया ही है अपने दर्शकों को, लेकिन हम आपसे भी जानना चाहते हैं कि किस तरीके से 35 साल में कैसे ऑपरेशंस हुए, किस तरीके से नक्सलियों का सफाया किया गया और जवानों की जो सक्रियता है वो भी जरा आप समझाइए दर्शकों को, किस तरीके से ये जो इतना बड़ा इनका किला था वो ढहा है आज। देखिए, जो 35 साल रहा है नक्सलवाद का काला छाया, अब वो धीरे धीरे दूर होता जा रहा है। बस कुछ ही दिन बचे हैं। अब इसके बाद हम आसानी से कह सकते हैं कि अबुझमाड़ बस्तर नक्सल मुक्त हो चुका है। और नक्सलवाद की जो शुरुआत हुई थी वो ऐसी काली छाया थी कि यहाँ का वनवासी दो पार्टों में पिस रहे थे। एक ऐसे हाल हमने जब अबुझमाड़ का दौरा किया तो ऐसे भी दिन देखने को मिले। एक घर में लाश पड़ी हुई है तो दूसरे घर में नक्सलियों के कब्जे में वो ग्रामीण है। तीसरा यहाँ जवान फोर्स की मदद के लिए आ रहा है, लेकिन फोर्स की मदद भी नहीं पहुंच पाती थी। पुलिस के आला अफसर कहते थे कि अभी वो कोर इलाका है, अभी जवानों को भेजना संभव नहीं है, आप अपनी व्यवस्था से मध्यस्थता कर लीजिए और उसको छुड़ा के ले आइए। था, रहने के लिए मकान नहीं मिल पाता था, रोजगार के साधन नहीं हो पाते थे। और आपको बताते कि नक्सलवाद की जो पहली घटना थी बोदली में, बस्तर संभाग और नारायणपुर जिले की सीमा पे जो 5-7 जो मतदान कर्मी को उड़ा दिया गया था, वो पहली घटना 1991 में हुई थी। और इसके बाद 1993 में हुई और सबसे बड़ी घटना कोचवाई में हुई थी, जब हमारे एसपी भास्कर दीवान से कई आला अफसर वहां पे उन्होंने अपने जवानों की शहादत दी थी। ये जो 35 साल का जो कार्यकाल रहा है, आज धीरे धीरे उस काली धुंध से दूर होती जा रही है और 31 मार्च का समय बहुत ही करीब है और नक्सलवाद बस्तर से दूर होता जा रहा है और खुशहाली के मार्ग प्रशस्त हो रहे हैं। और एक बड़ा वर्ग है जो बहुत काफी समय से इंतजार कर रहा था कि कब नक्सलवाद का लाल आतंक खत्म हो और कब वो अबुझमाड़ के खुशनुमा माहौल में गुजरे और अपने पूर्वजों की जमीन पे लौटे। ऐसे कई परिवार है। अभी नारायणपुर में एक मिनी अबुझमाड़ के नाम से बस्ती बस चुका है। गुड्रापारा, शांति नगर, ऐसे कई बस्ती है जो अपने पूर्वजों की जमीन को छोड़ के आके हजारों लोग यहाँ बैठे हुए हैं। वो इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और गारपा, पांगुड़, सोनपुर से आगे कोकामेटा के उस गांव के ऐसे कई युवा हैं जो यहाँ आके रोजगार करना चाह रहे हैं, लेकिन उनकी पूर्वजों की जमीन वहाँ है और वो चाहते हैं कि हम वापस लौटे। सरकार उन्हें पुनर्वास के लिए रास्ता जो दे रही है, वो वापस अपने गांव लौटना चाहते हैं और अपने जो बाप दादा पूर्वजों की जमीन है वहाँ खेती किसानी कर खुशहाल जीवन जीना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल इमरान, आपने और भी जिलों में रिपोर्टिंग की है। ऐसा कोई वाकया जो आज आप हमारे दर्शकों से शेयर कर सके, जिस वाक्य ने आपको भी झकझोर कर रख दिया हो और
ऐसा कुछ जो आपने देखा और आपको समझ में नहीं आया कि भाई अब इसके बाद क्या क्या होना, क्या चाहिए, मतलब ये चीज आपको झकझोर करके रख दी और आज भी आपको वो चीज कभी कभी याद आ जाती है? मुझे वो अच्छी तरीके से याद है। गोंगला बाजार का वो दिन था जब वहां पे श्रीकांत एसपीओ हुआ करते थे और वो मुर्गा बाजार गए हुए थे और वहां पे नक्सलियों ने उनका अपहरण कर लिया था। और उसके बाद यहाँ से डीआरजी के जवान गए थे गोंगला बाजार, बड़े जमरी से आसपास से 65-70 लोगों को उठा के लेके आए थे। और उस समय का दौर मुझे अच्छे से याद है जब श्रीकांत भोयर एसपीओ के घर हम जब बाकुल भाई गए तो उसकी माँ बहुत बेसुध थी, रोते रोते बुरा हाल था। उनको पता था कि नक्सली अगर लेके गए तो उनकी जवान की लाश ही घर लौटेगी। वो जो हमने देखा, उनके परिवार का दर्द समझा, तो फिर हम वहां पे एक बहुत ही मध्यस्थता के रूप में आए और पुलिस प्रशासन और नक्सलियों के बीच में हमने संवाद किया। मुझे अच्छे से याद है वो दिन जब यहाँ से डीआरजी के जवान 65 जवानों को, सॉरी 65 ग्रामीणों को उठा के ले आए थे उस नक्सलियों के शक पे। तो नक्सलियों के द्वारा फिर एक मांग रखी गई थी कि उनको जवान जो ग्रामीण है उनको रिहा करे, फिर हम श्रीकांत भोयर को छोड़ेंगे। अब मुझे अच्छे से याद है इस बीच में पत्रचार भी हुआ था, अघोषित रूप से पत्रचार हुआ था और उसमें हमारी बड़ी भूमिका थी। और इस प्रकार हम लोगों ने श्रीकांत भोयर को वहां से रिहा कराया। महारबेरा को सन्नाट से जब बस में जवान आ रहे थे, सीएफ के जवान, जब 5 लोगों को जब नक्सलियों ने अपहृत कर लिया था तो उस समय स्वामी अग्निवेश आए थे। उस समय भी हम लोगों ने मध्यस्थता निभाई। जवानों को रिहा कराने में पुलिस प्रशासन के आला अफसर जान रहे थे कि अब जवानों को रिहा कराना है, तो अब अलग अलग अप्रोच किया उन्होंने। तो पत्रकारों से भी उन्होंने अप्रोच किया, पत्रकारों के माध्यम से फिर स्वामी अग्निवेश आए हुए थे और अग्निवेश फिर अबुझमाड़ के कोर इलाके में गए और वहां पे हमने 5 जवानों को रिहा कराया। तो ये 35 साल का जो दौर रहा है। उत्तर प्रदेश से जो व्यापारी आए थे कपड़ा व्यापारी करने के लिए, जब व्यापार करते करते वो जब पुतुल की ओर बढ़ रहे थे तो नक्सली उनको मुखबिरी के शक में पकड़ के लेके गए थे। तो मुझे वो दिन अभी भी याद है जब उत्तर प्रदेश से उनके परिजन आए थे, शहर में बेबस घूम रहे थे, तब उन्होंने फरियाद किया कि अब हमारे परिजनों का क्या होगा। तो फिर हमने एक सामाजिक सरोकार निभाया, अपने लोगों से बातचीत किया और हमने वहां नक्सलियों के घर में खबर भेजाया कि आप लोगों ने जिस व्यापारियों को पकड़ा है, फेरी वाले जो कपड़ा व्यापारी हैं, वो असल में पुलिस के मुखबिर नहीं है, वो एक्चुअल व्यापारी हैं। उनको जन अदालत में फिर लगाए बिल्कुल गए। इमरान, आप बने रहिए हमारे साथ में, हम आपकी बात सुन रहे हैं। और हमारे साथ में वरिष्ठ पत्रकार मनीष गुप्ता भी हैं और कई सालों से इन्होंने भी अबुझमाड़ क्षेत्र में रिपोर्टिंग की है, उस दंश को सामने से देखा है, पूरे बस्तर को इन्होंने देखा है और भी दूसरे राज्यों में भी इन्होंने रिपोर्टिंग की है, बहुत करीब से इन्होंने उस दंश को झेला भी है और वहां के लोगों का दर्द भी वो समझते हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि 35 साल लग गए इस किले को टूटने में, लेकिन कुछ बातें आपसे जानना चाहेंगे जो आज तक खबरों में नहीं आ पाई, वो दर्द लोगों का जो कभी खबरों में नहीं आ पाया और आज वो लोग किस तरीके से देखते हैं इन सारी सफलताओं को कि भाई सिर्फ 2 दिन 3 दिन या और लगभग 95% तो हम सब जानते हैं कि नक्सलवाद खत्म हो चुका है, जिस तरीके से कार्रवाई भी चल रही है। अब लोग किस तरीके से इसको देखते हैं और आपने वो डिफरेंस कितना देखा है कि आज से 35-40 साल पहले की बात करते हैं और आज की जब हम बात करते हैं? देखिए, नक्सलवाद की अगर हम बात करें तो नक्सलवाद का जो पूरा अभी तक का जो यात्रा रही है, ये मैं 2 तरीके से देखता हूँ। एक तो छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले का नक्सलवाद और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद का नक्सलवाद। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले नक्सलियों के पास एक उद्देश्य था, एक मोटो था और जिसकी पूर्ति के लिए वो लगातार देखते थे, उसके लिए प्रयास करते थे। दंडकारण्य राज्य की स्थापना जो है वो नक्सलियों का एक सपना हुआ करता था, जिसको साकार करने के लिए वो लगातार मतलब अपनी ओर से प्रयास कर रहे थे। दरअसल जो माओवाद का जो एक जो केंद्र बिंदु जो सपना उन्होंने नक्सलबाड़ी से देखा था, उसके बाद से लगातार की जो उनकी विकास यात्रा जो है वो आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड होते हुए जो है जब छत्तीसगढ़ पहुंची तो छत्तीसगढ़ में उस दौर में विकास जो है वो बहुत कम था। लोग जो है मतलब बहुत कम गाड़ियां थी, पैदल यात्रा करते थे और जब बाजार में नक्सली जाते थे तो उस समय अंदरूनी इलाकों के हालात ये थे कि
पुलिस और नक्सलियों के बीच जो है एक अघोषित संघर्ष चलता था। आमतौर पर जैसे कि हम जानते हैं कि जो बस्तर की साप्ताहिक बाजारें वो आदिवासी इलाकों की लाइफलाइन हुआ करती थी। जब उस दौर में छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पहले जब कहीं पे भी नक्सलियों को अगर सरकार को या पुलिस को थोड़ा सा झटका देना होता था तो उस इलाके की साप्ताहिक बाजारें जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस बंद करवाती थी, जिसके चलते नक्सलियों को रसद और जो दूसरी आपूर्तियों में काफी दिक्कतें होती थी। उसके बाद जब ये क्रमशः यात्रा चली तो फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ राज्य का जब निर्माण हुआ तो नक्सलियों के जो मंसूबों में सबसे बड़ा कुठाराघात हुआ, क्योंकि नक्सली जो है जिस दंडकारण्य राज्य की कल्पना कर रहे थे उसका जो आधा हिस्सा वो छत्तीसगढ़ के बस्तर इलाके से मिलकर के बनता था, और फिर ओडिशा, इधर आपका महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और जो आसपास के जो सीमावर्ती आदिवासी इलाके हैं इनको मिलाकर के उन्होंने एक कल्पना की थी। जबकि छत्तीसगढ़ राज्य जब निर्माण हुआ और उसका आधा हिस्सा कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में आ गया तो उनका जो दंडकारण्य का सपना जो है वो ध्वस्त हो गया और इससे नक्सली बहुत बौखलाए। और जब छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ उस दौर में 2000 के आसपास, 2000 और 2001 में उन्होंने सीमावर्ती इलाकों में बड़ी बड़ी रैलियां की और छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण का विरोध किया। और छत्तीसगढ़ राज्य में जो है ना बस्तर को शामिल किए जाने का लगातार विरोध करते रहे। तो कुल मिलाकर के जो राज्य निर्माण के पहले का जो नक्सलवाद है वो दूसरे तरीके का था, और जब राज्य निर्माण के बाद का जो नक्सलवाद है उनको नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने पीएलजीए का गठन किया, पीएलजीए के गठन के बाद पीपुल्स वार और 2004 में पीपुल्स वार और एमसीसी का विलय करके सीपीआई माओविस्ट बनाया। फिर उसके बाद अगर 5-6 की बात करें तो उस समय सलवा जुड़ूम शुरू हो गया, नगा बटालियन आई। नगा बटालियन ने कहीं ना कहीं नक्सलियों को काफी ज्यादा डेंट किया और बाद में फिर एक साजिश के तहत नगा बटालियन को यहाँ से हटाना पड़ा। उसके बाद जो है रानी बोतली कांड जो है 2007 में हुआ, जिसमें नक्सलियों ने एसपीओ और यहाँ के जो कोया कमांडो है और एसटीएफ के लोगों को 55 लोगों को रानी बोतली में जिंदा जला दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है और इसकी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है काफी आलोचना हुई। 2010 में उसके बाद देखेंगे तो ताड़मेटला का कांड हुआ जिसमें 76 जवान शहीद हुए। फिर 2013 में झीरम कांड हुआ। झीरम कांड भी कहीं ना कहीं नक्सल पॉलिसी को लेकर के अगर हम देखें तो नक्सलियों को लेकर के कांग्रेस का परसेप्शन झीरम कांड के बाद बदल गया। कांग्रेस के लोग पहले इसे सामाजिक आर्थिक समस्या के रूप में जानते थे, लॉ एंड ऑर्डर को कम मानते थे, लेकिन उसके बाद कांग्रेस का जो दृष्टिकोण बदला तो नक्सलियों के लिए मुश्किलें पैदा हुई। जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस दो दलीय व्यवस्था है, कहीं ना कहीं कभी भाजपा की सरकार तो कभी कांग्रेस की सरकार। तो उसके चलते जब भूपेश बघेल जी की सरकार आई उस समय भी नक्सलियों के खिलाफ सरकार का रुख जो है आक्रामक रहा। और यही कारण है कि आज जब 2026 की हम बात करते हैं कि 2026 में हम नक्सल मुक्त बस्तर, नक्सल मुक्त देश का जो सपना साकार होने के कगार पर है, ये दोनों दलों की अपनी एक समन्वित रणनीति है कि नक्सलियों के खिलाफ दोनों दलों ने बड़ी आक्रामक रणनीति अपनाई और दोनों दलों के कार्यकाल के दौरान नक्सलियों को काफी नुकसान पहुंचा और आज जो है नक्सल मुक्ति के कगार पर बस्तर आकर के खड़ा हो गया। जी बिल्कुल मनीष जी, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, और ये 35 साल का जो दंश है अब वो लगभग खत्म होने को जा रहा था। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद मनीष जी आपका। और इमरान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। इमरान, आपसे बात कर रहे थे। इमरान, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे पर्सनल लेवल पर हमने भी ये सुना है कि एक समय था जब अंदर जो रीडिंग लाइट होती है, कैबिन लाइट जो होती है कार की, वो जला करके आपको जाना होता है और अगर आप वो लाइट नहीं जलाएंगे तो हो सकता है कि नक्सली आपको रोक लें। इसमें कोई सच्चाई है या इसी के जैसी कोई मिलती जुलती कोई चीज आपको समझ में आती है, याद आती है? देखिए, अबुझमाड़ और नारायणपुर का यह कोर इलाका है। रात के समय में सफर करना अपने आप में चुनौतीपूर्ण होता है और अमूमन नक्सली
इस चीज को जानते थे कि पुलिस के आला अफसर, पुलिस के अधिकारी रात में आ रहे हैं, जा रहे हैं चार पहिया वाहन से, तो ऐसा भी अंदेशा होता था। अभी बारसूर रोड में भी एक अनजाने में कुछ साल पहले एक घटना हुई थी कि वो एक धोखे से नक्सलियों ने पुलिस के जवानों की आशंका में पिकअप को उड़ा दिया था। तो अमूमन नारायणपुर से आप कोंडागांव जाएं या अंतागढ़ जाएं तो अधिकांश लोग रात में अपनी गाड़ी की जो लाइट होती है उसको चला के चलते, ताकि अंदर से दिख जाए कि यहाँ पे सिविलियन है, पुलिस के कोई अधिकारी नहीं है, पुलिस के जवान नहीं बैठे। तो ये जो एक कंफ्यूजन में जो ब्लास्ट होता है, आईडी ब्लास्ट होता है, उनसे उनकी जान ना जाए। और ये लगातार अभी अब एक और तस्वीर हम बता दें आपको, एक अच्छी बात बता दें कि नारायणपुर यह इलाका है जहां पुलिस की गाड़ियों में सायरन नहीं हुआ करती थी, पुलिस के अधिकारी रात में निकलते नहीं थे। अब यही वो नारायणपुर है। अब यहाँ पे पुलिस की जो गाड़ी है वहां पे बाकायदा सायरन बजते हुए गश्त होता है। तो ये बदलाव है और वो एक दशक का पल था। 35 साल में हम बात करें तो 3 दशक नक्सलियों के आतंक में पुलिस के जवान थाने से निकल रहे हैं तो एसपी बंगला से आगे तक नक्सली बैनर पोस्टर लगा के जाया करते थे। अब दौर बदल रहा है, पुलिस रात में गश्त में भी निकल रही है तो सायरन बजाते हुए निकल रही है। जी बिल्कुल इमरान, आपसे ये बात भी हम जानेंगे। अभी जब हम इंट्रोडक्शन दे रहे थे और अपने दर्शकों को समझा रहे थे तो उसमें एक बात आई कि भाई नक्सलियों के चेक पोस्ट हुआ करते थे, एक समय था। तो जरा इस व्यवस्था के बारे में भी बताइए कि इतना आतंक कैसा कि मतलब भारत सरकार की कोई व्यवस्था वहां पर नहीं चल पा रही थी, एक पैरेलल गवर्नमेंट वहां पर नक्सली चलाते थे। नक्सलियों का एक स्ट्रक्चर अपने आप में इतना तगड़ा रहा है। सरकार की जो नीति है, सरकार की नीति के तहत उन्होंने भी अपने स्ट्रक्चर को बनाया हुआ है। हर एक विंग अपने अपने सिस्टम पे काम करता है। और यहाँ पे नक्सलियों को दहशतगर्दी का मसला हो या वसूली का मामला हो, संगम सदस्य हो, पीएलजे के लड़ाकू हो, टेक्निकल टीम हो, सब अपने अपने जगह बहुत ही ईमानदारी से, शिद्दत से काम करते हैं। आपको बता दें कि हमने कुछ दिन पहले एक खबर भी ब्रेक की थी। नक्सली जब अपना जवानों से मुठभेड़ होता था तब वो देख रहे थे कि अब आमने सामने की लड़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन्होंने फिर अबुझमाड़ में आईडी को एक बड़ा हथियार बनाया और आईडी को हथियार बना के उन्होंने आंध्र प्रदेश से बैंक को बुलाया था। एक बैंक एक्सपेक्ट हुआ करता था जो आईडी के बारे में लड़ाकू दस्ता को तैयार करता था और वो ऐसे तैयार करता था। अमूमन अबुझमाड़ के इलाके में, पूरे बस्तर में बैंक ने धीरे धीरे बममैन तैयार कर दिया था जो नक्सलियों के लिए एक बड़ा अचूक हथियार बन के निकला। और अभी पिछले कुछ सालों तक नक्सली आईडी ब्लास्ट करके जवानों को शहादत करते आए हैं। तो हालात ऐसे रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर ऐसा रहा है कि उनमें जो अनुशासन हमने देखा है, बहुत ही अनुशासन होता है कि कोर एरिया में उनसे दूसरे कोर एरिया में नहीं जा सकते। पत्रचार का सिस्टम अलग होता था, चिट्ठी की, अभी तो डिजिटल युग आ गया। वो दौर भी हम देखे जब नक्सली का जो सिस्टम होता था, जहाँ संचार सुविधा नहीं, जहाँ नेटवर्क नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए एक पूरी की पूरी व्यवस्थित व्यवस्था थी नक्सलियों के पास में, एक छोटी सी पैरेलल सरकार वो चलाते थे, भले ही लोकल लेवल पर। इमरान, जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद, हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ खात्मे का काउंटडाउन, ये हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INS 24/7। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।